हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग को मैं स्पष्ट भाग 1 का पाठ 3 तुम कब जाओगे अतिथि की पुनरावृत्ति करवाऊंगी। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी जी। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई सन 1931 को हुआ। परिवार के साथ कई शहरों में बचपन बिताते हुए शरद जोशी जी ने पहले आजीविका के लिए सरकारी नौकरी को चुना, परंतु स्वतंत्र लेखन के प्रति तीव्र अभिरुचि के कारण नौकरी छोड़कर लेखन कार्य को ही उन्होंने अपनी आजीविका के रूप में अपना लिया। उनकी भाषा सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण, हास परिहास एवं मुहावरों से युक्त है। व्यंग्य लेखन के में सिद्धहस्त होते हुए भी धर्म, आध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण का कोई भी पक्ष लेखक की पैनी दृष्टि से अछूता न रहा। उनकी मृत्यु 5 सितंबर सन 1991 में मुंबई में हुई। उनकी मुख्य रचनाएं हैं परिक्रमा, किसी बहाने, तिलस्म, राह किनारे बैठ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं, दूसरी सतह, एक हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यथासंभव, जीप पर सवार हस्तियाँ, जीप पर सवार इल्लियाँ। फिल्म लेखन में भी इन्होंने कार्य किया। इसमें क्षितिज, छोटी सी बात, सोच, सांच को आँच नहीं, गोधूली और उत्सव आदि हैं मुख्य हैं। और धारावाहिक लेखन भी ये करते थे। ये जो है ज़िंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के, ये दुनिया गज़ब की, ये सभी धारावाहिक हैं जिनमें इन्होंने लेखन का कार्य किया। अब इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले, जिसमें कि पद्मश्री पुरस्कार, चगल्लस पुरस्कार, काका हाथरसी पुरस्कार इत्यादि। इन सभी पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। अब आप देखिए कि इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन हैं। सर्वप्रथम कहानी के मुख्य पात्र स्वयं लेखक, दूसरे पात्र हैं लेखक की पत्नी और तीसरा पात्र है अतिथि। अब यहाँ पे लेखक के बारे में बताया जा रहा है कि लेखक ने गले लगाकर अतिथि का स्वागत किया। अतिथि के सम्मान में रात का भोजन डिनर के रूप में बदल दिया। दूसरे दिन दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात में अतिथि को सिनेमा दिखाया। अतिथि द्वारा अपने कपड़े लॉन्ड्री में देने की सूचना देने पर लेखक की पत्नी की आंखें विस्मय से फैल गईं। इस प्रसंग में जब पत्नी की आंखें बड़ी होती हैं तो लेखक का मन छोटा हो जाता है, छोटा होने लगता है। चौथे दिन अतिथि और लेखक के बीच एक चुप्पी सी है और लेखक और अतिथि के संबंधों का संक्रमण के दौर से गुजरना हो रहा है। और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि गेट आउट कहने की भावना मन में उत्पन्न हो रही है। ये लेखक के पक्ष में कुछ बातें हैं। अब दूसरा पात्र है लेखक की पत्नी। लेखक की पत्नी ने सादर नमस्ते करते हुए अतिथि का स्वागत किया। रात के भोजन में 2 सब्जियों और रायतों के अतिरिक्त मिष्ठान्न भी बनाया। लॉन्ड्री पर अतिथि के कपड़े देने की बात सुनकर इनकी आंखें
बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इन्हें अत्यंत विस्मय हो जाता है। चौथे दिन भी अतिथि जब टिके रहने की बात करते हैं तो ये खिचड़ी बनाने की योजना बनाती हैं। स्वागत और सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो चुकी है। अब तीसरे पात्र हैं अतिथि। अतिथि का सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए निसंकोच बैठना एक उनकी आदत है और 4 दिनों से लेखक के घर पर टिके हुए हैं। 2 दिन अतिथि के पश्चात 2 दिन की आतिथ्य के पश्चात विदा लेने का समय होने की बजाय वे कपड़े लॉन्ड्री में धुलवाने की बात कहते हैं। अतिथि देवो भव की पारंपरिक संकल्पना को वे धूल धूसरित कर देते हैं। चौथे दिन भी लेखक के घर में ही टिके हुए फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे होते हैं। अब लॉन्ड्री से कपड़े भी धुलकर आ चुके हैं। अतिथि का लेखक के घर में टिके रहना उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये जाने का नाम क्यों नहीं ले रहे। अतिथि को सम्मानपूर्ण चले जाना चाहिए, ये ऐसा लेखक के मन में आता है। अब पाठ हम लोग पढ़ेंगे। पाठ का सामान्य परिचय आपको दे दें, पाठ का सारांश बता दें और उसके पश्चात हम लोग पाठ पढ़ेंगे। पाठ का सारांश इस प्रकार है। 4 दिनों तक लगातार अतिथि सत्कार करते हुए लेखक और उनकी पत्नी परेशान हो गए हैं। कैलेंडर की तारीखें निरंतर बदली जा रही हैं, परंतु अतिथि महोदय जाने का नाम ही नहीं ले रहे। लाखों मील की यात्रा पूरी करके एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर इतने समय तक नहीं रुके जितने लंबे समय तक अतिथि टिके हुए हैं। 4 दिनों में ही उन्होंने लेखक की आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टानों तक खुदाई कर दी है। अब अतिथि के आगमन पर पति पत्नी के अब उन्हें अपने घर परिवार की याद आनी चाहिए और विदाई लेकर लौट जाना चाहिए। अतिथि के आगमन पर पति पत्नी ने उनका स्वागत करते हुए रात के भोजन को डिनर के भव्य रूप में बदल दिया। 2 सब्जी, रायता और मीठा परोसकर अतिथि का स्वागत किया। दूसरे दिन दोपहर के भोजन को उन्होंने लंच की गरिमा प्रदान की और इस पर रात को वे सिनेमा दिखाने भी ले गए। तीसरे दिन उनके कपड़े लॉन्ड्री पर धुलने के लिए उन्होंने देने का प्रस्ताव रखा और चौथे दिन भी अतिथि के बने रहने पर लेखक की पत्नी खिचड़ी बनाने के लिए कहती हैं। इस पर भी अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहे। लेखक ने अनुभव किया कि यदि 5वें दिन सवेरे भी अतिथि विदा न हुए तो उनकी सहनशीलता जवाब दे देगी और देवता और मनुष्य कभी एक साथ नहीं रह सकते, बहुत देर तक एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए अतिथि को भी अभी अपने देवत्व को सुरक्षित रखने के लिए शीघ्र विदा ले लेना चाहिए, ऐसा लेखक मन ही मन सोचता है। इस प्रकार था पाठ का सारांश। अब पाठ के सारांश के पश्चात हम पाठ का पठन पाठन करेंगे। पाठ इस प्रकार शुरू होता है कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। यहाँ से पाठ का आरंभ होता है। जबकि अतिथि के रहते हुए, लेखक के घर में रहते हुए 4 दिन बीत गए होते हैं और चौथे दिन पर लेखक के मन में ये प्रश्न बार बार घुमड़ कर आता है कि तुम कब जाओगे अतिथि। यानी अतिथि जो है वह जाने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि धीरे धीरे 4 दिन
चौथा दिन आ जाता है। लेखक के यहाँ अतिथि के रहते 3 दिन बीत चुका होता है। आगे वे कहते हैं, तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तो यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। लेखक कहते हैं कि मन ही मन वो अपने मन में सोचते हैं, और सोचते हुए अपने मन ही मन कहते हैं कि लेखक अतिथि, तुम जहाँ बैठकर सिगरेट का धुआं छोड़ रहे हो और निसंकोच सिगरेट पिए चले जा रहे हो, तुम्हारे सामने एक कैलेंडर रखा हुआ है जो विनम्रता से जिसकी तारीखें अपनी सीमा में विनम्रता से फड़फड़ा रही हैं। और वो पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर कैलेंडर की तारीखें बदल रहा हूँ। तो क्या तुम जानते नहीं हो कि तुमको यहाँ आए 3 दिन हो गया और ये चौथा दिन है। लेखक उसे मन ही मन बताना चाहता है और ये उसे समझाना चाहता है। कैलेंडर की तारीखों को बदल बदल कर वो उसको समझाना चाहता है कि तुम्हें यहाँ पर आए कई दिन बीत गए, 3 दिन बीत चुके हैं और अब ये चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा दिन। सतत का अर्थ है लगातार। सतत का अर्थ है लगातार। और आतिथ्य का अर्थ है मेहमान नवाजी। आतिथ्य का अर्थ है मेहमान नवाजी, खातिरदारी कर सकते हैं। मेहमान नवाजी मतलब तुम्हारे मेहमान नवाजी को 3 दिन बीत गए, ये चौथा दिन है और मैं तुम्हें दिखाकर कैलेंडर की तारीख बदलता हूँ, शायद ये बताने के लिए कि तुम ये समझ सको कि तुम्हारे यहाँ आए 3 दिन हो गए और चौथा दिन है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय तक चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तक तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। एस्ट्रोनॉट्स का अर्थ है अंतरिक्ष यात्री। एंड एस्ट्रोनॉट्स एस्ट्रोनॉट्स का अर्थ है अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनॉट्स का अर्थ है अंतरिक्ष यात्री। तो कह रहे हैं कि लाखों मील की यात्रा तय करके वे दोनों अंतरिक्ष यात्री भी उतना दूर जाकर भी चांद पर इतना समय तक नहीं रहे जितना कि तुम इतनी छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो और इतने दिन रहे हो, इतने दिन से टिके हुए हो। तुम अपनी भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंगनी चट्टान देख ली है। यहाँ लेखक ये कहते हैं कि तुमने इतने समय तक तुम इतनी छोटी यात्रा करके मेरे घर आए हो और अब तुम्हारे भारी चरण कमलों की छाप मेरे घर की ज़मीन पे अंकित हो चुकी है, छप चुकी है, चिन्हित हो गया है। तुम्हारे पैरों की छाप से हमारा घर
और तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। अंतरंग मने हार्दिक। तुमने एक हार्दिक संबंध, तुम्हारा एक अंतरंग संबंध, निजी संबंध मुझसे स्थापित हो गया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान देख ली है और तुमने इतने दिन रहकर मेरी जो आर्थिक सीमाएं हैं उसको भी जांच परख लिया है, उसे भी समझ लिया है। तुम्हें जानकारी मिल गई है कि मेरी आर्थिक सीमाएं कितनी है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके और इतने दिन रहकर तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुके। काफ़ी मिट्टी खोद चुके यानी मेरे तह तक जा चुके हो। मेरी जो स्थिति है उसके तह तक तुम जा चुके हो, उसको समझ चुके हो। और ये पूछ रहे हैं, अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए ये उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? अब लेखक ये कह रहे हैं कि अब ये तुम्हारे जाने का चरम समय आ गया है, एकदम ये समय ऐसा आ गया है जो कि तुम्हें चले जाना चाहिए। क्या तुम्हें तुम्हारी धरती नहीं पुकारती? मतलब तुम जहाँ से आए हो वहाँ जाने का मन क्या तुम्हारा नहीं कर रहा है? उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिलना चाहा और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्कार भी की थी। लेखक अब उस दिन को याद करते हैं और कहते हैं कि उस दिन जब तुम आए थे, पहले दिन जिस दिन तुमने मेरे घर में कदम रखे थे, उस दिन मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। मेरा हृदय जो है किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था, यानी कि मेरे हृदय में एक भय व्याप्त हो गया था। कोई अज्ञात आशंका मेरे हृदय में उठ गई थी और जिसके कारण मैं भयभीत हो गया था। अब ये कह रहे हैं कि उसके अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया था और लेखक को ये भय सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लेखक के घर मेहमान जो है बहुत दिनों तक रह जाए और लेखक को काफ़ी खर्च करना पड़े। लेखक खर्च से मतलब लेखक का पॉकेट हल्का हो जाए, इस बात को वे कह रहे हैं कि मेरा बटुआ कांप गया था। बटुआ यानी पर्स, मनी बैग को बटुआ कहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया था, यानी मेरे अंदर एक भय समा गया था कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे आने से मेरी जेब हल्की पड़ जाए, मेरी जेब खाली हो जाए। अब ये आगे बताते हैं कि तुमने फिर इतना होने के बाद भी मैंने एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ तुम्हें गले मिला था। इतना भयभीत हो जाने के बाद भी मैं अपने डर को मन ही मन छिपाए हुए मैं एक स्नेह से सिक्त भाव से मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने हाथ जोड़कर तुम्हें नमस्ते भी किया था। मतलब मेरी पत्नी ने नमस्ते की थी और मैं तुमसे गले मिला था, इसके बावजूद कि मैं डर रहा था कि कहीं तुम्हारे आने से मेरी जेब ना हल्की हो जाए, मेरे ज़्यादा पैसे ना खर्च हो जाए। तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। अब ये अपने मन ही मन याद करते हैं और कहते हैं, हे अतिथि, तुम्हारे आने वाले दिन, जिस दिन तुम आए मेरे घर, उस दिन मैंने तुम्हारे रात के भोजन को एक उच्च वर्ग के डिनर के रूप में बदल दिया। यानी कि उच्च वर्गीय लोग जैसे डिनर में भोजन करते हैं और जो जो व्यंजन उनके भोजन में होता है, उनकी थाली में जो व्यंजन होते हैं उसी तरह के व्यंजन इन्होंने देने की कोशिश की, क्योंकि वे इस आशा से थे कि रात में रहेंगे, अगले दिन चले जाएंगे। इसी आशा से उन्होंने बहुत ही अच्छे से उनको भोजन करवाया।
अब ये कह रहे हैं कि तुम्हें स्मरण होगा 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। लेखक मन ही मन याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि शायद तुम्हें याद हो कि मैंने भोजन में 2 तरह की सब्जियां, मिठाई और रायता आदि का आयोजन भी किया था। एक उच्च वर्ग के भोजन की तरह मैंने रात को भोजन कराया था, यानी राज का जो भोजन था उसको मैंने उच्च वर्ग के डिनर के रूप में बदल दिया था। अब आगे बताते हैं कि तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक ही आशा थी। अब आपको जैसा कि मैंने बताया कि लेखक ये सोच रहा था कि वे रात में ही तो रहेंगे और अगले दिन तो चले जाएंगे, इसीलिए उन्होंने रात के भोजन को एक डिनर की तरह से रूप देकर उन्हें उनका स्वागत किया। आगे कहते हैं कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने दिल में लेकर तुम चले जाओगे। लेखक को ये आशा थी कि एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप याद वो अपने मन में लेकर के अगले दिन चले जाएंगे, इसीलिए उन्होंने एक अच्छे तरह से उनका स्वागत किया और अच्छे तरह से उनको रात का भोजन करवाया। तुम चले जाओगे, हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। लेखक मन ही मन ये सोचता है कि उस दिन जब लेखक के घर अतिथि पहली बार आए थे तो लेखक सोचा था कि इनको अच्छी तरह से रात का भोजन करवा दे। अगले दिन हम उनसे बार बार कहेंगे, फिर भी वे नहीं रुकेंगे, वे अपने जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाएंगे। हम तुमसे रुकने के लिए भी आग्रह करेंगे। आग्रह करना मतलब निवेदन करना, बार बार उनको कहना। तो वे अपने मन ही मन सोच रहे थे कि मैंने ये सोचा था कि आपको मैं बार बार कहूँगा, परंतु आप रुकेंगे नहीं और आप यहाँ से प्रस्थान कर लेंगे। एक अच्छे अतिथि की तरह। एक अच्छा अतिथि वही होता है जो कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है, और लेखक की भी इच्छा यही थी कि ये अतिथि जो है ज़्यादा देर तक न टिके, वो आए और मेहमान नवाजी की याद लेकर के वे चले जाएं। पर ऐसा हुआ नहीं, परंतु लेखक की आशा ही रह गई, ये संभव नहीं हो सका। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने तुम अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। अब लेखक ने जैसा कि सोचा था कि अगले ही दिन मेहमान चले जाएंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। लेखक कहते हैं कि तुमने तो ऐसा किया नहीं, तुम बने रहे अगले दिन भी, और मैंने फिर भी अपने मुंह में फीकी मुस्कान बनाए रखा, यानी कि दिल भारी होते हुए भी मैंने मुस्कुराने का प्रयास किया कि जिससे तुम्हें इस बात का पता न चले कि तुम्हारा आना, तुम्हारा रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। और यही सोचा था कि इस प्रकार तुम जो है जल्दी से जल्दी उनके घर से चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम बने रहे। अपनी पीड़ा मैंने पी ली और प्रसन्न बने रहे। पीड़ा पीना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि मन ही मन दुख को झेल जाना, मन ही मन दुख को अनुभव कर लेना और किसी को कानो कान उसकी खबर न मिले कि इनके मन में इतना कष्ट है। इस तरह से इसको बोलते हैं पीड़ा पी लेना। तो लेखक अपनी पीड़ा पी लेता है और पीड़ा पी करके भी वह मुस्कुराता रहता है, प्रसन्न बना रहता है। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, यहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गर्मा
प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। लेखक याद करते हैं और कहते हैं कि मैंने दिन के भोजन को लंच की गरिमा दी। लंच की गरिमा दी यानी उच्च वर्ग में जैसे लंच करते हैं उसका जो स्वरूप होता है उसी तरह का उन्होंने अपने घर अपने मेहमान को लंच दिया और शाम के समय वे अपने मेहमान को लेकर सिनेमा दिखाने भी गए। जितना हो सका वे उन्होंने मेहमान को खुश करने का प्रयास किया। अपने मन के दुख को दबाकर अपने मेहमान को ही उन्होंने प्रसन्न करने की चेष्टा की, ऐसा लेखक बताते हैं। कह रहे हैं कि हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर था जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। अब लेखक ये बताना चाहता है कि मेरे मेहमान नवाजी का ये आखिरी छोर था, यानी कि इससे ज़्यादा मैंने कभी किसी के लिए नहीं किया। इससे भी जितना मैंने दूसरों के लिए किया उतना ही मैंने उससे ज़्यादा कहीं आपके लिए किया, लेकिन इससे ज़्यादा ये जो है मेरे मेहमान नवाजी का अंतिम सीमा है। इससे ज़्यादा शायद ही मैंने किसी के लिए किया होगा। अब ये आगे बताते हैं कि हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। यहाँ लेखक याद कर रहे हैं और कहते हैं कि ये हमारे सत्कार का अंतिम छोर है। मतलब अभी तक हमने जितना तुम्हारी मेहमान नवाजी की उससे ज़्यादा हम अब नहीं कर सकते हैं। ये मेरे मेहमान नवाजी का अंतिम छोर है और जिसके आगे की अभी तक हमने किसी की मेहमान नवाजी इससे ज़्यादा नहीं की है। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का भीगा हुआ पल आ जाना चाहिए। और इतना स्वागत सत्कार करवाने के बाद अब तुम्हारे जाने का भावभीनी विदाई यानी तुम्हारे जाने का लौट जाने का समय आ जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ने जाऊं, पर तुमने ऐसा मौका मुझे नहीं दिया, यानी कि तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते हो। लेखक आशा करके रखा था कि दूसरे दिन भी कम से कम लेखक लेखक ने सोचा था कि अब मेहमान यहाँ से चले जाएंगे। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े थोड़े अंशों में राक्षस भी होता है। लेखक आगे अपने मन की बात बताते हुए कहते हैं कि तीसरा दिन जब आया तो तीसरे दिन सुबह तुमने मुझे कहा कि मुझे कपड़े धोबी के यहाँ धुलवाने के लिए देना है। यह बात सुनकर मुझे एक धक्का लगा। आघात यानी कि चोट। आघात का अर्थ है चोट। आघात का अर्थ है चोट। तो लेखक ये कह रहे हैं कि तीसरे दिन तुमने मुझसे कहा कि तुम लॉन्ड्री में कपड़े धुलवाना चाहते हो। बात मुझे मेरे दिल में एक चोट की तरह लगी, एक आघात की तरह लगी और मैंने कहा, मैंने मन ही मन मैंने तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबर तक खींच जाएगी, मुझे अनुमान नहीं था। तुम्हारा ये कहना मेरे दिल को एकदम चोट पहुंचा देता है और इस प्रकार तुम्हारे रहने का दिन इतना लंबा हो जाएगा। रबर की तरह खींच जाना मतलब लंबा होना,
तुम इतने अधिक दिन तक यहाँ रुकोगे ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसका मुझे अनुमान भी न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी होता है। कहावत है ना कि अतिथि देवो भव, तो उसी के अनुसार लेखक कह रहे हैं कि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होता, वह कुछ अंशों में मानव होता है और कुछ कभी कभी वह एक राक्षस का भी रूप ले लेता है। अब हम आज की पढ़ाई यहीं समाप्त करते हैं, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।